बच्चों हम लोग अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो कि है संख्याओं की दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है यहाँ पर क्रम विनिमेयता। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों क्रम विनिमेयता या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ये मतलब होता है कि अगर हम लोग संख्याओं के बीच में क्या करवा रहे हैं, गणितीय संक्रिया। मान लीजिए कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, और इसमें हम लोगों ने कोई भी गणितीय संक्रिया कराई। हम लोग को पता है कि 4 गणितीय संक्रियाएं होती हैं, यही चारों क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। तो गणितीय संक्रिया के बाद हम लोग क्या करते हैं कि संक्रिया का स्थान तो वही रहने देते हैं, लेकिन अंकों का ये जो स्थान है, संख्याओं का जो स्थान है, उसे हम लोग परिवर्तित कर देते हैं। तो क्या उत्तर जेड ही आएगा? इसे हम लोग उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं दो प्राकृत संख्याएं 3 और जोड़ 4, आंसर आएगा 7। अब इन अंकों का मान हम लोग परस्पर रूप से बदल देते हैं। 4 जोड़ 3 कितना आ जाएगा, 7। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो क्रम विनिमेय होती हैं। किसमें? योग में। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। जब किसी एक संग्रह की संख्याओं के मध्य हम गणितीय संक्रिया कराते हैं। एक संग्रह कहने का क्या मतलब बच्चों, कि हम लोगों ने अगर प्राकृत संख्या लिया है तो वो एक संग्रह की संख्या हो गई, और अगर पूर्ण संख्याओं को लिया है तो वो भी एक संग्रह की संख्या है। और यदि हम संख्याओं के स्थान बदल देते हैं, देखिए हम लोगों ने क्या किया है, संख्याओं के स्थान बदल दिया है, तब भी परिणाम समान रहता है। तो वे संख्याएं उस संक्रिया के लिए क्रम विनिमेय कहलाती हैं। यहाँ पर क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि प्राकृत संख्याएं जो हैं वो योग के लिए या जमा के लिए क्या है, क्रम विनिमेय है। लेकिन क्या प्राकृत संख्याएं घटाव या व्यवकलन के लिए क्रम विनिमेय है? देखिएगा आपको एक बार जो आंसर मिलता है -1, दूसरे बार मिलता है +1। सो हम लोग बोल सकते हैं घटाव के लिए या व्यवकलन के लिए ये क्रम विनिमेय नहीं है। चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। जो पहला हम लोग देखेंगे वो देखेंगे प्राकृत संख्याओं में क्रम विनिमेयता, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे योग के लिए। चलिए हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। बच्चों यहाँ पर आप लोग कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। हम लोग को पता है कि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। 3 और जोड़ कितना हो जाएगा, 4 7, और 7 जोड़ 10 कितना हो जाएगा, 17। तो ये क्या होंगे, हम लोग इसे बोलेंगे कि ये क्या होंगे, क्रम विनिमेय होंगे। अगर आपको पूरा लाइन लिखना है तो आप लोग ये लिखेंगे कि प्राकृत संख्या के लिए, प्राकृत संख्या में योग के लिए, देखिए मैं इसे अंडरलाइन कर लेता हूं, आप लोग लिख लेंगे। प्राकृत संख्या में योग के लिए, आगे आप लोग लिखेंगे, संख्याएं क्रम विनिमेय होती हैं, क्रम विनिमेय होती है। सेकंड देखेंगे व्यवकलन के लिए। तो व्यवकलन के लिए बच्चों हम लोगों ने देख लिया था 3 - 4 = -1। अगर इसके स्थान हम लोग बदल देंगे 4 - 3 तो क्या आएगा, +1। सो क्रम विनिमेय नहीं होती हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, क्रम विनिमेय नहीं है। गुणन की बात करें बच्चों तो दो संख्या हम लोग ले, दो प्राकृत संख्याएं 2 और 3 ले लेते हैं। तो ये कितना आएगा, 6, और 3 और 2 ले लेंगे तब भी क्या आएगा, 6। देखिए हम लोगों ने सिर्फ स्थान को परिवर्तित किया है, परस्पर बदल दिया है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये क्रम विनिमेय है।
भाग के साथ भी हम लोग बहुत ही सिंपल से देख लेंगे कि हम लोग एक सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं। 4 भागा 2, ये 2 होगा, लेकिन 2 भागा 4 कीजिएगा तो ये 1/2 होगा। उत्तर दोनों दशाओं में अलग अलग आ रहा है। दोनों केसेस में हम लोग को आंसर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि भाग के अंतर्गत क्या है, प्राकृत संख्याएं क्रम विनिमेय नहीं होती हैं। बहुत ही आसान है। चलिए पूर्ण संख्याओं में भी देख लेंगे। सो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये क्रम विनिमेय है, योग के लिए, व्यवकलन के लिए नहीं होती हैं, गुणन के लिए होती हैं और भाग के लिए नहीं होती हैं। उदाहरण ले लीजिए योग के लिए, तो आप लोग कुछ भी ले लीजिए। 0 + 1 = 0 एंड 1 + 0 = 0। सेकेंड उदाहरण ले लीजिए 2 + 8 = 10 और 8 + 2 = 10। सिंपल है। ठीक, आगे देखिए व्यवकलन के लिए यही उदाहरण ले लेते हैं। 0 - 1 = -1 एंड 1 - 0 = 1। दोनों ही केसेस में अंतर हम लोगों को डिफरेंट आ रहा है। यहाँ ले लेंगे 2 - 8 = -6 एंड 8 - 2 = 6। देखिए तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्रम विनिमेय नहीं है। आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। गुणन के केस में हम लोग बात करते हैं तो सेम उदाहरण ही लेंगे अगर, तो 0 × 1 = 0 एंड 1 × 0 = 0। ठीक है, यहाँ ले लेंगे 2 × 8 = 16 एंड 8 × 2 = 16। ठीक है, भाग के साथ भी आप लोग देख लेंगे। भाग में हम लोग दूसरा नंबर ले लेते हैं। 4 भागा 2 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। इसमें हम लोग कर लेंगे 2 भागा 4 बराबर 1/2 आएगा। 0 भागा 2 बराबर 0 और 2 भागा 0 बराबर परिभाषित नहीं। आंसर अलग अलग आ रहा है हम लोगों का। ठीक है, तो भाग के अंतर्गत भी ये क्या होगा, क्रम विनिमेय नहीं होगा। 2 भागा 8 1/4 और 8 भागा 2 4। तो योग के लिए क्रम विनिमेय होती हैं, व्यवकलन के लिए नहीं होती हैं, गुणन के लिए होती हैं और भाग के लिए नहीं होती हैं। यहां भी हम लोगों ने देखा था। सो हम लोगों को यहाँ भी योग और गुणन के लिए मिला है और यहाँ भी योग और गुणन के लिए ही मिला है। और अगर बच्चों पूर्णांकों में बात करते हैं तो पूर्णांकों के लिए योग देखते हैं। पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक होते हैं, -∞ से लेकर 0 तक और 0 से लेकर +∞ तक। ठीक है, सो कोई भी हम लोग नंबर ले लेते हैं। -6 + 8 और 6 प्लस यहाँ पर हम लोग 8 ले लेंगे प्लस -6। दोनों ही दशाओं में उत्तर क्या आएगा, 2 ही आएगा। सो हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स या पूर्णांक जो होंगे वो क्रम विनिमेय होंगे। और अगर व्यवकलन की बात करते हैं तो हम लोग एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। -6 - -8 which is equal to 2 and -8 - -6 which is also equal to -2। सो व्यवकलन में ये क्या है, क्रम विनिमेय नहीं है। यहां भी हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं है। आप लोग कोई और उदाहरण ले सकते हैं। 6 - 8 इज इक्वल टू -2 एंड 8 - 6 इज इक्वल टू 2। आप लोग ये भी उदाहरण यहाँ पर लिख लीजिएगा। गुणन की बात कीजिएगा तो आपको सेम आने वाला है। -6 × -8 बराबर 48। और हम लोग अगर स्थान को बदल दें तब भी क्या फर्क पड़ जाएगा, आपको 48 ही आएगा। यहाँ पर ले लीजिए 2 × -4 बराबर -8 और -4 × 2 बराबर -8।
सो गुणन के लिए ये क्या होती है, क्रम विनिमेय होती हैं, भाग के लिए नहीं होती। जैसे कि आप लोग लेंगे 2/4, ये कितना आएगा 1/2 और 4/2 बराबर 2। आप लोग और भी उदाहरण ले सकते हैं इसके। 2/0 बराबर परिभाषित नहीं और 0/2 बराबर 0। तो भाग के अंतर्गत भी ये क्या होती हैं, क्रम विनिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, पूर्णांक। और अगर परिमेय संख्याओं की बात करें बच्चों, तो योग के लिए क्या ये क्रम विनिमेय होंगी। तो बच्चों किसी भी संख्या को हम लोग अगर योग करें p/q को r/s के साथ, तो हम लोग को एक x/y मिलेगा। ठीक है, जैसे कि 2/3 को हम लोग प्लस करें 4/5 से, तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, 5 दूना 10, 4 तिये 12, कहने का मतलब ये हो गया 22/15। सो ये क्या होंगी, इधर भी क्या है आपको परिमेय संख्या है, इधर भी परिमेय संख्या है। अब इनके स्थानों को कर लीजिए परिवर्तित, तब भी आपको कितना मिलेगा, 22/15 ही मिलेगा। तो स्थानों को परिवर्तन करने के बाद उत्तर में कोई फर्क नहीं आता। जैसे कि देखिए 0+1 या 1+0, आपको हमेशा उत्तर एक ही आएगा। सो आप लोग क्या बोलेंगे, हाँ ये क्रम विनिमेय होती हैं। व्यवकलन के लिए हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए 0-1 बराबर -1 आता है और 1 - 0 करते हैं तो 1 आता है। सो आंसर हर बार चेंज कर जा रहा है। यहाँ देखिएगा -3/2 और -3/2, ये कितना हो जाएगा, -6/4 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग कर लेते हैं -3/2 और -3/2, तब कितना हो जाएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, स्थान बदल दे रहे हैं। ये था +3/2, तो यहाँ पर आ गया, और ये क्या था, -3/2। सो माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +6/4। तो दोनों में आंसर डिफर आ रहा है। सो हम लोग बोलेंगे ये क्या है, क्रम विनिमेय नहीं है। लेकिन गुणा के साथ क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्रम विनिमेय होती हैं। 1 × 0 0, 0 × 1 0, 2/3 × 2/4 बराबर 4/12 और 2/4 × 2/3, ये भी आपको 4/12 ही आएगा। भाग में क्या यह केस हम बोल सकते हैं, तो आप लोग बोलेंगे भाग में केस नहीं हो सकता। किस तरीके से, जैसे कि देखिए 2/0 आप लीजिएगा, तो ये हो जाएगा परिभाषित नहीं, है ना। बहुत ही आसानी से देखिएगा आप लोग, और 0/2 लीजिएगा तो ये 0 आ जाएगा। पहला आंसर तो यहीं से हम लोगों को मिल जाएगा। दूसरा आप लोग देखिए कि 2/4 जो कि 1/2 आता है, और 4/2 करते हैं जो कि कितना आता है, 2 आता है। सो भाग के अंतर्गत ही परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, क्रम विनिमेय नहीं होती हैं। सो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर क्रम विनिमेय होती हैं, कौन होती हैं, तो योग के अंतर्गत और गुणन के अंतर्गत, और क्रम विनिमेय नहीं होती है व्यवकलन के अंतर्गत और भाग के अंतर्गत। चलिए ये चार्ट हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, प्राकृत संख्या योग के लिए क्रम विनिमेय है, पूर्ण संख्या भी योग के लिए क्रम विनिमेय है, पूर्णांक भी योग के लिए क्रम विनिमेय है, और परिमेय संख्या भी क्रम विनिमेय है। कहने का मतलब अगर दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ा जाए, योग किया जाए, जमा किया जाए और उनके स्थान बदल दिया जाए तो उत्तर पे फर्क नहीं पड़ता। दो पूर्णांकों को जमा किया जाए और उनके स्थान को बदल दिया जाए तो उत्तर वही रहता है। दो परिमेय संख्याओं को योग किया जाए और उनके स्थानों को परिवर्तित कर दिया जाए तब भी उत्तर वही रहता है। व्यवकलन के लिए प्राकृत संख्याएं भी क्रम विनिमेय नहीं होती हैं, पूर्ण संख्याएं भी नहीं होती हैं, पूर्णांक भी नहीं होते हैं और परिमेय संख्याएं भी नहीं होती हैं। गुणन के लिए प्राकृत संख्याएं क्रम विनिमेय होती हैं,
प्राकृत संख्या क्रम विनिमेय होती है, पूर्ण संख्या भी होती है, पूर्णांक भी होते हैं और परिमेय संख्याएं भी होती हैं। भाग के लिए क्रम विनिमेय नहीं है, भाग के लिए कोई क्रम विनिमेय नहीं है। ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसे लैंग्वेज के फॉर्म में, भाषा के फॉर्म में जरूर लिख लीजिएगा। योग के लिए क्या लिख लीजिएगा, यहाँ पर क्रम विनिमेय होती है, और यहां पर लिख लीजिएगा क्रम विनिमेय नहीं होती है ना। यहां लिख लीजिएगा क्रम विनिमेय होती है, यहां लिख लीजिएगा क्रम विनिमेय नहीं होती है। आप लोग इसे टिप्पणी में लिख सकते हैं। बच्चों, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है संख्याओं की, वो है साहचर्यता। बच्चों, साहचर्यता का जो अर्थ होता है या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जो अर्थ होता है, बहुत ही सिंपल है कि इसका मतलब होता है कि एक ही लक्ष्य के लिए साथ मिलकर काम करना या एक साथ आना। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपके साथ कौन ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, और मिलकर ये तीनों ही काम को कर रहे हैं। तो इसे ही हम लोग साहचर्यता कहते हैं। यहां से देखिएगा, परिभाषा में हम लोग देखेंगे कि जब तीन या तीन से अधिक संख्याओं को जोड़ा या गुणा किया जाता है तब परिणाम हमेशा समान रहता है। तो बच्चों, ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या जो सहचारिता या साहचर्यता की जो प्रॉपर्टी है, गुण है, ये सिर्फ योग और गुणन में काम करता है। पहले योग को समझ लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि हम लोगों को इस तरीके से कोई इक्वेशन दिए हुए है, तो हम लोग अगर इसे इस तरीके से भी लिख दें ना, तब भी उत्तर में फर्क नहीं आएगा, उत्तर हमेशा समान ही आएगा। उदाहरण के तौर पर देखिए कि 2, 3 और प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 8 = 10। या इसे अगर हम लोग इस तरीके से भी लिखें तो उत्तर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उत्तर समान ही आएगा, 10। ये योग का केस है। अब अगर गुणन का केस हम लोग देखें कि ये कुछ इस तरीके से होगा, a गुना b और गुना c। ठीक है, उत्तर मान लीजिए कि हमारा d आ रहा है, और अगर हम लोग यहाँ पर करें कि a और b को पहले गुना करें और c को बाद में करें, तब भी क्या समान ही उत्तर आएगा। देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पर a का मान 2 ले लेते हैं, b के लिए 3 ले लेते हैं और c के लिए 5 ले लेते हैं, तो 5 × 3 = 15, 2 × 30। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग इस तरीके से कर लीजिएगा तब भी उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो सहचारिता का नियम है, ये सिर्फ योग और गुणन के लिए ही लगता है, 2 ही जगह अप्लाई होगा। एक तो पॉजिटिव में, मतलब कि जब जोड़ा जाएगा या जमा किया जाएगा तब हम लोग लगा सकते हैं, और नहीं तो जब गुणन किया जाएगा तब लगा सकते हैं। अब हम लोग प्राकृत संख्याओं के लिए सहचारिता के नियम को या गुण को देखते हैं। तो बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है योग के लिए, तो सबसे पहले हम लोगों को योग के लिए देखना है। तो हम लोगों ने पहले देख लिया था, ये कुछ इस तरीके से होगा कि a+, आप लोग इसे स्मॉल लेटर में लिख लेंगे, a + b + c = a + b और +c। इसका अर्थ ये है बच्चों कि अगर आपको इस तरीके से इक्वेशन दिया हुआ है तो आपको इसे इस तरीके से सॉल्व करना है। पहले हम लोग क्या काम करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं, है ना। और इसे अगर सॉल्व करना है अगर आपको, तो पहले काम किसका करते हैं, ब्रैकेट का करते हैं। ये हो जाएगा कितना, तो प्राकृत संख्याओं के लिए आप लोग उदाहरण देख रहे हैं कि अगर हम लोग ब्रैकेट को, मतलब कि ब्रैकेट का स्थान अगर परिवर्तित कर लेते हैं तब भी ये क्या होता है, उत्तर समान का समान रहता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 3 संख्याएं हैं जो कि इस तरीके से दी हुई हैं, और पहले हम लोग a + b को जोड़ते हैं, जो यहाँ पर हम लोगों ने जोड़ा है, तब भी उत्तर हम लोग को जो मिलता है समान ही मिलता है।
और दूसरे केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले b प्लस सी को जोड़ते हैं, तब भी उत्तर हम लोगों को समान ही मिलता है। यही आपको सहचार्यता में समझना है। अगर आप लोग गुणन के केस में देखेंगे तो इसे इस तरीके से देखेंगे, मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ, a गुना b गुना c। तो आप लोग फर्स्ट केस में क्या करेंगे, a और b को पहले गुणन करेंगे और c को बाद में करेंगे। दूसरे केस में क्या करेंगे, b और c को पहले गुणन कर लेंगे, ब्रैकेट का यही मतलब है, और a को बाद में गुणन करेंगे। हम लोग जब योग के लिए देखते हैं तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 + 3 + 8, 3 और 8 को ब्रैकेट में रखते हैं। क्या ये इक्वल है 2 + 3 और +8 के? तो आप बोलेंगे हाँ। तो इसका मतलब है कि योग के लिए प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, साहचर्य होती हैं। व्यवकलन के केस में हम लोग देखते हैं, अगर उदाहरण हम लोग सेम ही रखें, इस तरीके से आपको इक्वेशन दिया हुआ है, देखिएगा बहुत ही आसान है, 2 - 3 - 5। अब आप लोग क्या करते हैं, 2 - 3 पहले कर लेते हैं और -5 बाद में कर लेंगे, ठीक है। दूसरे केस में हम लोग क्या करते हैं कि 2 और -3 रखते हैं, सॉरी, और इसे इस तरीके से कर लेते हैं। तो क्या उत्तर समान आएगा? तो पहले केस में जो आंसर आएगा -1 और 5 -6 आएगा, और दूसरे केस में आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो व्यवकलन के लिए साहचर्य नहीं होता। गुणन के केस में हम लोग देखेंगे तो साहचर्य आपको देखने को मिलेगा। सपोज के लीजिए एक संख्या 2 है और दूसरी संख्या क्या है, 3 है, और तीसरी संख्या क्या है, 8 है, ठीक है। ब्रैकेट का इस्तेमाल हम लोग एक ही जगह करेंगे दिखाने के लिए। तो अगर 2 × 3 है और इसे हम लोग 8 लिखते हैं, तब भी हमारा आंसर क्या आता है, 2 × 3 = 6, 8 × 6 = 48। और इसे 2 × 3 और गुना 8 करते हैं, तब भी हमारा उत्तर क्या आता है, 48। तो गुणन के केस में भी क्या होती है, प्राकृत संख्या साहचर्य होती है। अब भाग के केस में देखते हैं, 2/3 भागा 8। अगर इन दोनों को पहले हम लोग भाग करें तो हमारा आंसर आएगा 2/3 भागा 8 बराबर 2/24, ठीक है। लेकिन इसे अगर आप लोग इस फॉर्म में लिख दें कि 2 भागा और 3 भागा 8 को ब्रैकेट में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2/3/8। तो ये आंसर आपको आ जाएगा 16/3। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाग के अंतर्गत क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं साहचर्य नहीं होती हैं। हम लोग सारे जो यहाँ पर जो नंबर्स को रखेंगे, संख्याओं को रखेंगे, वो प्राकृत संख्याएं ही होनी चाहिए। पूर्ण संख्याओं में देखेंगे तो योग हम लोग पहले करें या बाद में करें, तो उत्तर तो हमेशा सेम ही आता है। अब अगर आपको ये दिया हुआ है इक्वेशन बच्चों, a + b + c + x + y + z, अब आप a और x को पहले जोड़ें या y और b को पहले जोड़ें, क्या फर्क पड़ता है, तो सारे जोड़ हैं। अगर यही आपको दिया हुआ है x y × z और a × b × c, तो पहले आप x y z को गुणन करें, क्या फर्क पड़ता है। आप लोग x और c को पहले गुणा कर सकते हैं, y और b को पहले गुणा कर सकते हैं, z और a को पहले गुणा कर सकते हैं। तो गुणन और योग में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ भी हम लोग गुणन के रूप में तो लिख ही सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए आप लोग लिख लीजिएगा। योग के लिए हम लोग कर सकते हैं, वही पीछे का एग्जाम्पल चला जाएगा, 2 + 3 + 12, ये आपको हो जाएगा 12 × 3 = 15, 2 = 17, और यहाँ हो जाएगा 2 + 3 और +12, तब भी आपको आंसर क्या आएगा, 17 ही आएगा। लेकिन व्यवकलन के लिए ये समान नहीं रह पाता। जैसे कि देखिएगा 2 - 3 - 12, तो ये आपको आ जाएगा कितना, 11 आ जाएगा। अंदर बचेगा क्या, -9 -9 और 9 और सॉरी -9 और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको ये +9 बन जाएगा। तो ये आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 11। लेकिन अगर आप लोग इसे इस तरीके से सॉल्व करें तब क्या आंसर मिलेगा,
दो माइनस तीन कहने का मतलब -1, सो आंसर मिल जाएगा -13। सो इसके लिए व्यवकलन के लिए क्या होती हैं, साहचर्य नहीं होती हैं पूर्ण संख्याएं। भाग के लिए आप लोग इसके एग्जाम्पल में कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 2 गुना 3 गुना 4, 3 और 4 को पहले कर लेंगे तब भी आंसर हमारा 24 आएगा। और 2 गुना 3 गुना 4, 2 और 3 को पहले कर लेंगे तब भी आंसर हमारा 24 ही आएगा। भाग में नहीं हो पाता क्योंकि 2 भागा 3 भागा 4 जब करते हैं तो ये आपको मिल जाता है 8/3। अगर 2 और 3 को पहले करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है 8/3। देखिए 2/3 और भागा 4, ये 8/3 आपको नहीं मिल पाएगा, ये आपको मिल जाएगा 2/12। 2/12। और अगर हम लोग इस तरीके से करते हैं 3 भागा 4 तब आपको क्या मिलेगा 2/3/4, कहने का मतलब 8/3 है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाग के अंतर्गत भी ये क्या होती है, साहचर्य नहीं होती है पूर्ण संख्या, समान ही है प्राकृत संख्याओं से। यहां भी बच्चों आपको समान ही रहेगा क्योंकि ये सिर्फ गुणन और योग में ही अप्लाई होता है। देखिए पहले हम लोगों ने ठीक कर लिया, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आप लोग कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 0 + 2 और प्लस -7। 2 और -7 का काम हम लोग पहले कर लेते हैं, यहाँ हम लोग को मंथली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा कितना 0 - 5 = -5। यहाँ पर देखेंगे 0 + 2 इसका काम पहले कर लेंगे और -7 को बाद में करेंगे तब भी आंसर हमारा क्या आएगा -5 ही आएगा। व्यवकलन के लिए अंतर आ जाएगा। अगर हम लोग व्यवकलन का एग्जाम्पल ले लें 2 -3 और -4, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए -3 क्या है, एक पूर्णांक है ना। सो हम लोगों ने -3 को एक पूर्णांक लिया है तो इसका आंसर आ जाएगा 2 + 3, यहाँ हो जाएगा 5, 5 में से 4 गया 1। दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे 2 को बाहर रख लेंगे और -3 और -4 को अंदर रख लेंगे। सो ये आंसर आ जाएगा बच्चों 2 और +7, ये हो जाएगा 9। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग उत्तर मिल रहा है। सो व्यवकलन में भी ये क्या होती है, साहचर्य नहीं होती है। गुणन में तो आपको ये बराबर मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ देखिए 2 है, -3 और गुना हम लोग -4 को ले लेते हैं। यहाँ एक मछली ब्रैकेट ले लेंगे, 4 × 12 प्लस हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। यहाँ ले लीजिए 2 और गुना -3, इसे हम लोग पहले ब्रैकेट में रख लेते हैं और बाद में गुना करते हैं -4 से, तब भी हमको आंसर 24 ही मिलेगा। भाग के अंतर्गत ये संख्याएं समृद्ध नहीं होती हैं। इसके एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। पूर्णांकों में जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि 2, यहाँ 4 ले लेते हैं, 4 भागा 2 और इसे हम लोग पहले ऑपरेट करते हैं। ठीक है, पहले इसका काम कर लेते हैं। तो 2 भागा 2 1 हो जाएगा, आंसर हमारा मिल गया 4। यहाँ देखिएगा 4 भागा 2 और भागा 2, तो यहाँ कीजिएगा तो ये 2/2, उत्तर क्या मिल जाएगा 1। सो भाग के अंतर्गत क्या होती हैं, ये संख्याएं साहचर्य नहीं होती हैं। परिमेय संख्याओं में भी हम लोग यही बोलेंगे, ये योग और गुणन के लिए तो साहचर्य हैं, लेकिन भाग और व्यवकलन के लिए साहचर्य नहीं है। आप यहाँ कोई भी परिमेय संख्या रख सकते हैं योग के लिए। जैसे कि मैं रख रहा हूँ कि -3 + 4 और +7। पहली बार हम लोग इसका काम पहले करते हैं, इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं। सो ये हो जाएगा 8, उत्तर हो जाएगा आपका। दूसरी बार हम लोग क्या करते हैं, 4 और 7 को पहले कर लेते हैं, तब भी उत्तर हमारा क्या रहेगा 8 ही रहेगा। सो बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, योग के लिए साहचर्य होती है
व्यवकलन के लिए अगर हम लोग बात करें तो व्यवकलन में हम लोग इस तरीके से लिख देंगे -3, -4 और -7। अब इन दोनों को काम हम लोग पहले कर लेते हैं, तब क्या उत्तर आएगा ये देखिएगा, -3 + 3 विच इज इक्वल टू 0। सेकेंड केस में करते हैं -3, -4 और -7, तो यहाँ आंसर आपको कितना मिल जाएगा, -14। सो हम लोग बोल सकते हैं कि व्यवकलन में ये क्या है, साहचर्य नहीं है। लेकिन गुणन के साथ कोई केस नहीं है। -3 और गुना आप कर लीजिएगा -4, इसे हम लोग पहले काम कर लेंगे और ब्रैकेट में लिख लेंगे -7। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बरसते 84 -84। अगर हम लोग -4 और -7 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले गुणन कर लेते हैं और बाद में इसे -3 के साथ गुणन करते हैं, तब भी आंसर हमारा क्या आएगा, 28 × 84 -84। भाग में क्या हम लोग यही केस बोल सकते हैं। जैसे कि ले लीजिए 2/3/5, पहले बार आप लोग 3/5 कीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपको 10/3। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। इसे हम लोग लिख सकते हैं 2/3/5, ये वाला 5 का पार्ट ऊपर चला आता है, सो 10/3। ये पीछे हम लोगों ने सीखा है। फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, तो क्या उत्तर बराबर आएगा, देखिए। तो ये है 2/3/5, कहने का मतलब ये हो जाएगा 2/15। सो उत्तर आपको समान नहीं मिल रहा है बच्चों। तो ये क्या संख्याएं क्या है, भाग के अंतर्गत साहचर्य नहीं होती हैं। देखिए इसका लिखना सबसे ही आसान है। योग के लिए सारी संख्याएं क्या है, साहचर्य हैं। गुणन के लिए सारी संख्याएं क्या है, साहचर्य हैं। व्यवकलन के लिए कोई भी संख्या साहचर्य नहीं है और ना ही भाग के लिए संख्याएं साहचर्य होती हैं।